बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, जब हम अपने शहर के सियासी कारकुनों की बात करते हैं तो वो सियासी कारकुन किसी भी सियासी जमात से हो सकते हैं। उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो सकता है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हो सकता है, वो ANP के भी हो सकते हैं, वो जमात इस्लामी के भी हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर प्रोग्राम की हद तक, चैनल की हद तक, हर जगह पर हमने अपने सियासी कारकुनों को भरपूर सपोर्ट दी है, उनकी भरपूर हमायत की है। सियासी कारकुन किसी भी सियासी पार्टी की जान होते हैं, शान होते हैं, आन होते हैं, उनकी कदर की जानी चाहिए। लेकिन अमूमी तौर पर यही होता है कि सरमायादारों को इज़्ज़त मिलती है, जागीरदारों को इज़्ज़त मिलती है, यहाँ पर जो पैसे लेकर आ जाते हैं उनको इज़्ज़त मिलती है। वो कारकुन जो दरियाँ बिछाते रहते हैं, वो कारकुन जो नारे लगाते रहते हैं, वो कारकुन जो अपनी इज़्ज़त की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की परवाह किए बगैर पार्टी की खिदमत करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता। उनको थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिल भी जाए तो वो इज़्ज़त छीन ली जाती है। मैं आज के प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ उस्मा कारदार के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुरानी कारकुन, और वाकई इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब बात होती है लड़ने मरने की, जब बात होती है पसीना नहीं सिर्फ खून बहाने तक की, तो हमें ये खातून नज़र आती हैं, ये जद्दोजहद करती हुई नज़र आती हैं, ये बात करती हुई नज़र आती हैं। तो सवाल ये है कि एक सियासी कारकुन की इज़्ज़त क्या है कि उसको जब चाहे आप पार्टी से उठाएं, उठाकर बाहर फेंक दें, उससे उसका ओहदा ही ना छीनें, उसकी बुनियादी रुकनीत तक छीन लें। तो क्या यहाँ पर सवाल ये आम तौर पे, अमूमी तौर पर सवाल किया जा रहा है कि उस्मा कारदार की जगह यहाँ कोई जागीरदार होता, यहाँ कोई सरमायादार होता, यहाँ पर कोई ATM होती, यहाँ पर कोई और होता, तो क्या इसी तरह उसको पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता? क्या जहांगीर तरीन खराब के खिलाफ जब फैसला आया था उनको पार्टी से निकाल दिया गया था? क्या अलीम खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था उनको पार्टी से निकाल दिया गया था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या इसके फिर क्या करते आप? MP आपने बनाया, आपने बड़ी इज्जत दी, अच्छा किया, लेकिन क्या उस्मा कारदार की जगह पर कोई ऐसा रुकन पंजाब असम्बली होता जो बाकायदा मुंतखब होकर आया होता और आप इतनी आसानी से उसे किक आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको फिर इलेक्शन में जाना पड़ता। जब इलेक्शन होता तो पार्टी को पता लग जाता कि वो कहाँ पर खड़ी हुई है। ये हैं कुछ पहलू जो उस्मा कारदार के मामले के हैं। इसके कुछ और पहलू भी हैं, कुछ और अहम हक़ाइक़ भी हैं कि उस्मा कारदार पार्टी से फारिग क्यों हुई। तो सबसे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं, वापस चलते हैं, उस ऑडियो लीक की बात करते हैं। अगरचे वो ऑडियो लीक जो है एक 4 मिनट की भी है, एक 2 मिनट की भी है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स भी हैं, लेकिन हम आपको नमूने के तौर पे थोड़ी सी गुफ्तगू सुना देते हैं जिसकी बुनियाद पर उस्मा कारदार को पार्टी से फारिग किया गया, और फिर उसके बाद उनके अमूमी रवैये की भी बात करेंगे कि क्या ये दुरुस्त हुआ, क्या ये गलत हुआ। उस्मा कारदार की जो छुट्टी हुई वो सियासी कारकुन की तौहीन है या पार्टियों के अंदर जो डिसिप्लिन है उसकी बालादस्ती है? आइए सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या। थोड़ा सा है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। नाम है, मैं इस वक्त मेरे पास डायरेक्ट CM का नंबर है, इसके PSO डायरेक्ट मेरे साथ है। मेरी तो PDMA के थ्रू नोटिफिकेशन हो रही हैं। मेरी वजह से खान साहब ने 4-5 लोगों को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बनाया है। यूनिसेफ ने कोलंबो भेजा था पार्लियामेंटेरियन मीटिंग में। मेरी PSO के साथ उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मैं अच्छा और सुनो, फिर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब के, मैं उसकी मेंबर हूँ। फिर मैं ये जो लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी है मैं उसके सिंडिकेट की मेंबर हूँ। फिर मैं कश्मीर कमेटी की मेंबर हूँ। मेरे पास 10 पोर्टफोलियोज हैं। आप बताएंगे दुनिया में इन्होंने बातें बहुत सारी हैं जो उन्होंने की हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि चेयरमैन के साथ सफ़र करते हुए एहतियात की बात जो उन्होंने की क्यों करती थी। खातून अव्वल के बारे में, वज़ीर आज़म की और पार्टी सरबराह की अहलिया के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा कि उनके कब्ज़े में मौक्कल हैं और कोई वहाँ से उनकी मर्ज़ी के बगैर पर नहीं मार सकता, ये गुफ्तगू अपनी जगह पर है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की हेलीकॉप्टर में सफ़र करने के हवाले से, परवेज़ खटक साहब को बीच में मुलव्वस करते हुए उनके हवाले से, यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन के हवाले से, नाम नहीं लेना चाहता, जो कुछ गुफ्तगू हुई वो यकीनी तौर पर काबिल एतराज़ है।
और किसी भी शख्स को दूसरे के बारे में बोलते हुए मोहतात रहना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ उज़्मा कारदार कभी मोहतात नहीं रहीं। अपने रवैये में, अपने अल्फाज में, अपनी गुफ्तगू में कभी उन्होंने एहतियात का मुज़ाहिरा नहीं किया। बल्कि ये जो गुफ्तगू है इसके बारे में मेरा जो तबसरा है वो आखिर में आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि ये गुफ्तगू किस पैराए में किस जगह पर रखी जा सकती है। लेकिन उनका गैर मोहतात रवैया है वो पार्टी के लिए अक्सर जगहों पर मुश्किलात पैदा करता रहा और सोशल मीडिया पर इस किस्म की चीज़ें कभी माफ़ नहीं की जा सकती। आप उनका रवैया देखिए, जब उनको पुलिस की तरफ से रोका गया, बैरियर्स लगे हुए थे, तो उनका रवैया क्या था? मैं नहीं जा रही हूँ, क्या आप लोगों को क्या हो गया? मैं साथ इसकी कार्रवाई क्यों नहीं आने देंगे आप? मैं मुस्तफा साहब के साथ जा रही हूँ, चलो आओ मेरी गाड़ी लेके आए, बड़े हो आप, बड़े हो। आप एक तशरीफ रखें, आपकी गाड़ी में बैठे। जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि रवैया क्या है। जब कोई और ख़ातून इस किस्म की हरकत करे तो प्रोपेगेंडे की एक लहर शुरू हो जाती है और कर्नल की बीवी के नाम से ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर उज़्मा कारदार सियासतदानों की, अहले सियासत की, सियासी कारकुनों की इज्जत बढ़ा रही थी या उनकी बेइज्जती का मौजब बन रही थी? पुरानी सियासी कारकुन हैं, 1992 से 1997 तक बल्दिया उज़्मा में कौंसलर भी रही हैं। इनके शौहर जो हैं इसी अरसे में चेयरमैन यूनियन कौंसल हमारे शहर में 207 नंबर उसके चेयरमैन रहे हैं और पार्टी के लिए यकीनी तौर पर इनकी खिदमात हैं, काम करती रहीं। इसी के नतीजे में इनको रुकन पंजाब असम्बली बनाया गया और मखसूस नशिस्तों पर इनको कामयाब करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। क्यों करवाया गया? इसलिए कि ये सियासी कारकुन हैं, अवाम को जानती हैं, अवाम के मसाइल को जानती हैं, ऐवान के अंदर जाएंगी, अवाम की बात करेंगी, वहाँ पर अवाम के लिए लड़ेंगी, मरेंगी, उनके हकूक़ की बात करेंगी। लेकिन माजरत के साथ क्या इनका रवैया ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर ऐसा था कि इन्होंने अवामी हकूक़ की जंग लड़ी हो, अवाम के लिए कुछ काम किया हो? हम जब बात करते हैं कि ये एक जो वुमेन जेंडर के हवाले से, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से, वीमेन डेवलपमेंट के हवाले से कमेटी की मेंबर भी रही, वहाँ पर उन्होंने क्या रोल प्ले किया? एक अफसोसनाक चीज़ सामने आई कि इनको अवामी मसाइल का मोहतरमा को इल्म ही नहीं था। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ 24 नवंबर 2019 की कर रहा हूँ। 24 नवंबर 2019 को उस वक्त पेट्रोल की कीमत 116 रुपये पर लीटर थी। लेकिन जब वो हमारे एक प्रोग्राम में, हमारे लाहौर रंग के प्रोग्राम में जब उन्होंने इज़हार ख्याल किया तो उनकी लाइल्मी का ये आलम था कि उनको यही नहीं पता था कि जब पेट्रोल बाहर 116 रुपये लीटर मिल रहा था, अवाम चीख रहे थे, महंगाई की वजह से उनकी चीखें निकली हुई थी और मोहतरमा जो थी इस हद तक इन्होंने ऐवान में क्या नुमाइंदगी करनी थी, वो तो इस हद तक लाइलम थी कि उनको पेट्रोल की कीमत का नहीं पता था। मैं दोबारा कहूँगा कि उस वक़्त कीमत 116 रुपये थी। सुनिएगा इन्होंने सोहा के साथ हमारे प्रोग्राम फटाफट में क्या बात की थी। पेट्रोल की अभी कीमत है, क्या चल रही है? किसकी? पेट्रोल की। पेट्रोल की देखें, ये कीमत जो है ये 75 रुपीज़ का एक वो है लीटर, ये ऊपर 75 रुपीज़। लेकिन अभी तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं ना पेट्रोल के। ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो नहीं, इनको नहीं इल्म था कि पेट्रोल का रेट क्या है। पेट्रोल उस वक़्त बहुत महंगा था जब ये 75 रुपये लीटर बता रही थी। जब इनको इल्म ही नहीं था तो इन्होंने जाके अवाम की नुमाइंदगी क्या करनी थी। इसके साथ साथ जब इनको हुकूमत का तर्जुमान बनाया गया तो ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाईं और इनसे कहा गया कि आप बताएं कि हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है ये क्या फ़ैसला है। और मासरत के साथ इन्होंने स्क्रीन के ऊपर ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि उस झूठ पर
ढिठाई के साथ कायम भी रहीं और ये कहती रहीं कि नजम मैं तुम्हें अपनी बात के सबूत जो हैं व्हाट्सएप कर दूंगी, वो व्हाट्सएप आज तक मौसूल नहीं हुआ। गलत बयानी की, स्क्रीन पर की, झूठ बोला और सिर्फ इसलिए कि ये सच्ची साबित हो जाए, ये दुरुस्त साबित हो जाए। मैं उस प्रोग्राम की तरफ भी जाऊंगा जो हमने 15 अप्रैल को यहाँ पर ऑन एयर किया था। फरहाद अली शाह सीनियर कानूनदान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। हम बात कर रहे थे किराएदारी के हवाले से, किराया ना अदा करने के लिए हुकूमत पंजाब की एक नोटिफिकेशन की। तो चलिए सुनते हैं उस वक़्त इन्होंने बतौर तर्जमान हुकूमत पंजाब क्या गुफ्तगू की थी और किस तरह एक्सपोज हुई थी। हुकूमत का जो नोटिफिकेशन था उसमें कैटेगरीज बनाई गई थी। अच्छा जी, कैटेगरीज के मुताबिक जो है रिलीफ दी गई है। मेरे तक जो नोटिफिकेशन आया उसमें तो ऐसी कोई नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने तो ये पढ़ा है, शायद वो 25,000 और उससे कम के हैं। उनके लिए ये है कि उनको ये कंसेशन दी गई है कि आप अगले 3 महीने में किस्तों में ये करें। जो 1 लाख से ऊपर किराया देते हैं उनको कोई रिलीफ नहीं दी गई है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया, अब इसके अंदर जो वर्डिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मेरी बहन ने बात की है टोटली एक दूसरे को निगेट करती हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन नो लैंडलॉर्ड शैल evict any tenant forcefully, illegally or without due process of law on account of non-payment of or delay of payment of the rent। अब ये टोटल है बात कि आप मालिक मकान किराया ना मिलने पर या किराया देर से मिलने पर किसी को जबरदस्ती। जी, यहाँ पर हुकूमती तर्जुमानों को इसलिए बुलाया जाता है कि वो सच बोलें, हकीकत बयान करें और इसके नतीजे में सूरत हाल को बेहतर करें। अगर वो झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, यहाँ पर गुमराह करेंगे, तो फिर हम सूरत हाल की बेहतरी के लिए किसके पास जाएंगे? मसाइल हल करवाने के लिए, जिस चीज़ को हम गलत कह रहे होंगे उसको ठीक करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? तो नाज़रीन, ये हैं अस्मा कारदार, बहुत ही जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके साथ जो कुछ हुआ है वो किस बुनियाद पर हुआ है और इनको पूरा मौका दिया गया। और ज़राए ये कहते हैं कि पूरी तरह इनको सपोर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्मा कारदार ने जो कुछ वज़ीर आला पंजाब के बारे में कहा, परवेज़ खटक साहब के बारे में कहा, यहाँ पर ख़वातीन जो पार्टी से रिलेटेड उनके बारे में कहा, जो कुछ खातून अव्वल के हवाले से कहा, जो कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में कहा, वो उसका जवाब देने में नाकाम रही। एक वजह तो ये आपको क्लियर हो गई, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकी। अपनी तमाम वीडियोज़ जो उन्होंने जारी की उसमें, वो तमाम बयानात जो उन्होंने जारी किए उसमें। दूसरी बात ये है कि पार्टी के ज़राए कहते हैं कि उस्मा कारदार की ये जो वीडियो और ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो लीक में उन्होंने जो कुछ कहा है, ये तो कोई जिसने भी लीक की है उस्मा कारदार के साथ दोस्ती की है, दोस्ती निभाई है, कोई दुश्मनी नहीं की। क्योंकि मोहतरमा आम जिंदगी में जो गुफ्तगू करती हैं वो इससे कहीं आगे की होती है और बाज़ जगहों पे ऐसी होती है कि वो बयान भी नहीं की जा सकती। आप रेहाम खान की किताब को याद कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को याद कर सकते हैं। और मोहतरमा की ये गुफ्तगू जो है ये बहुत कम दर्जे की है, ये तो बहुत मुअज़्ज़ब है, बहुत अच्छी है जो सामने आई है, जो सबूत के तौर पे है। वरना पार्टी में ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू करती हैं वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इससे अगला जो बताया जा रहा है वो सूरत हाल ये है कि मोहतरमा हर किसी से बिगाड़ चुकी हैं। ये किसी के साथ भी इनका बेहतर रवैया नहीं है। ये किसी को चाय की एक प्याली उठाते हुए नहीं देख सकती, छीन लेती हैं। किसी को के साथ एक कुर्सी पे बैठने का मसला हो वहाँ पे लड़ पड़ती हैं। ये वफाकी वज़ीर हो, कोई पार्टी का बड़ा लीडर हो, उसको धक्के देने में, उससे लड़ने में, बदतमीज़ी करने में कोई और महसूस नहीं करती। लिहाजा अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि उस्मा कारदार का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़राए के मुताबिक कोई खैर ख्वाह नहीं, कोई हमदर्द नहीं। और मोहतरमा जो कुछ इनके साथ पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वो जस्टिफाई करता है। पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखना है और पार्टी के लिए यही बेहतर है कि एक मैसेज दे दे कि उसने डिसिप्लिन को बरकरार रखना है और एक बिलवास्ता तौर पर मुंतखब रिज़र्व सीट की एमपी के ज़रिए दे दिया जाए। उसके नतीजे में सबको कान हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। यह उस्मा कारदार की स्टोरी। उस्मा कारदार पीटीआई से फारिग हो रही हैं, इम्कानात बहुत कम हैं, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिशें इस वक्त बहुत जारी हैं, सिफारिशें भी करवाई जा रही हैं, माफ़ियाँ भी मांगी जा रही हैं, रोया धोया भी जा रहा है, लेकिन इम्कानात कम हैं कि उनको माफ़ी मिले। यह है एक सियासी कारकुन की कहानी। आप खुद फैसला कीजिए कि ये क्या हुआ है। उस्मा कारदार की जो छुट्टी हुई है ये एक सियासी कारकुन की तौहीन
है या पार्टी में डिसिप्लिन की बालादस्ती है कि हर किसी को इस किस्म की गुफ्तगू करने की इजाज़त दे दी जाए, तो उसके बाद फिर बाकी क्या रह जाएगा। और रह गई ये जवाज़ कि पब्लिक प्लेटफार्म पर इन्होंने बात नहीं की, बात आपको जिम्मेदारी से करनी है, किसी भी प्लेटफार्म पर हो। उस्मा कारदार, आप डट कर रहीं, बात करती रहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपका कसूर भी है। इसके साथ ही इस मौजू को यहाँ पर समेटते हैं और लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो कि पेफ के नाम से मशहूर है और इस वक्त पंजाब में लाखों बच्चों को तालीम का बड़ा ज़रिया है, बल्कि सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि मेयारी तालीम का ज़रिया है। और सिर्फ मेयारी तालीम का ज़रिया ही नहीं बल्कि इसके ज़रिए हज़ारों उस्ताज़ कराम हैं जिनको मुलाज़मत मिली हुई है। 7,000 से ज़ायद स्कूल हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जिसके साथ हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, जिस पर उस्ताज़ कराम ने पंजाब असम्बली के सामने, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक था, कोरोना था, एहतजाज भी किए। बहुत सारी बातें हुई, हर मरतबा बातें कर देते हैं, वादे हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि एक शर्मनाक खेल है जो हमेशा से खेला जाता है। और इस वक्त भी वो एक शर्मनाक खेल वहाँ पर खेला जा रहा है और रातों रात वहाँ पर तब्दीलियाँ भी होती हैं। अभी जो वीडियो सामने आई वो ये है कि चेयरमैन वासिक क्यूम ने रात गए जब वहाँ पर पेफ के दफ्तर में हेडक्वार्टर्स में छापा मारा तो वहाँ पर एमडी शमीम आसिफ जो था वो रिकॉर्ड तब्दील कर रहा था। रात के अंधेरे में बंद तालों में जब दफ्तर बंद थे और जब उनको मुअत्तल किया जा चुका था तो कोई शर्मनाक और कोई ऐसा खेल जिसमें लोगों के मफादात थे, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ करप्शन थी, जिसमें कुछ मफादात थे, वो तमाम का तमाम खेल वहाँ पर खेला जा रहा था। ये वो खेल है जिसके सामने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही भी अपने मंसूबे को बचाने के लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने इसको शुरू किया, वो नाकाम हो चुके हैं। पंजाब असम्बली बतौर पार्लियामेंट यहाँ पर नाकाम हो चुकी है, जो कहा जा सकता है कि अवाम की सबसे बड़ी आवाज़ है, वो इस वक्त मुझे यहाँ पर नाकाम नज़र आ रही है। अब ये हुआ है कि चेयरमैन वासिक क्यूम ने वज़ीर आला पंजाब को एक ख़त भी लिख दिया है जिसमें कार्रवाई करने के लिए कहा गया है तमाम बदउनवान अनासिर के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस मंसूबे को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन नए पाकिस्तान में तबाही की एक दास्तान बनता चला जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस हवाले से क्या है, यहाँ पर प्रोफेसर अदनान फैसल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब। और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अब क्या नई बन गई सूरत हाल, वादे मुआहदे, दस्तखत, मुज़ाकरात, मुज़ाहरे सब कुछ हो चुके, अब सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया नजम, आपने हमें ज्वाइन किया और एक बार फिर पंजाब के जो तमाम पार्टनर्स का इशू है उसको आपने हाईलाइट किया। और मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इशू अब पेफ पार्टनर्स का नहीं बल्कि मेरे पंजाब के उन गरीब बच्चों का है जिनको तालीम से महरूम किया जा रहा है, और एक साजिश के तहत उस अदारे को जो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है उसको तबाह किया जा रहा है। और जहाँ तक बात की आपने एग्रीमेंट की, देखें आपके इल्म में है, पूरा मीडिया जानता है कि वज़ीर कानून ने हमारे साथ मुआहदा किया, चेयरमैन CMIT भी मौजूद थे, CCPO लाहौर भी मौजूद थे। वो मुआहदा हमारे साथ हुआ जो हमने उनको ये बात की कि जो आपके कवानीन है जो आपने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दें, हमारी कोई डिमांड नहीं है आपसे। सही, लेकिन बदकिस्मती देख लें, वो मुआहदा हुआ, उसके बाद हमें टाइम दिया गया जी 12:30 बजे आ जाएं। हम असम्बली के बाहर, मैं खुद, मेरे दोस्त जो थे, हमारे पार्टनर्स, 12 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक हम खड़े रहे। फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर हमें मंडे का टाइम दिया गया और कई दिन तक टाइम दिया जाता रहा, लेकिन एक बार भी मुलाकात ना हो सकी। एक बार फिर हुई जिस पर कहा जी मैं कर रहा हूँ, हो रहा है। तो ये तो उलझाने वाली बात है सारे मामले को। फिर उससे अगले दिन क्या एक नया ड्रामा किया इन्होंने हमारे साथ। जैसे आपको पता है तौंसा के अंदर भी हमने एहतजाज किया कोरोना के दिनों में, फिर लाहौर में हुआ। इन्होंने फिर वो मुआहदा करने के बाद जिसमें जो वजीर कानून की सरपरस्ती में हुआ, अगले दिन फिर तमाम पंजाब के साजा पर FIR दर्ज कर दी गई। तो अब इनके ऊपर हमें कोई इतबार नहीं। हुकूमत ने आपसे मुआहदा किया, वहाँ पर दस्तखत हुए, मामले को हल करने की तरफ गए और अगले दिन आप पर मुकदमा दर्ज कर दिए। बिल्कुल इसी तरह से किया गया। अच्छा, ये क्या हुआ फिर इसके बाद? ये रात के अंधेरे में भी यहाँ पर कोई छापा मारा गया, उस छापे की भी बड़ी कहानी है। देखिए जी, वो सबसे पहली बात है कि
25 जून को वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब ने बहसीयत सरबराह चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एंड बहसीयत चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको काम करने से एमडी साहब को रोका, और बजाय कि उस काम को अंडरस्टैंड, उस लेटर की लॉफुल कंडीशन को समझने की बजाय एक इलीगल काम किया गया। और उसी दिन एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिस दिन की आप बात करें, रात को जो मामला दरपेश हुआ, एमडी साहब ने एक लेटर जारी किया कि 3 दिन तक जो है पैप बंद रहेगा। तो फिर रात के अंधेरे में ये लोग वहां क्या कर रहे थे? फिर इन्होंने, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पंजाब में से 13 स्कूलों को इलीगली कैंसिल किया गया। आप देख लें, मार्च से लेकर अब तक अदारे बंद हैं और 13 अदारों को इन्होंने कैंसिल किया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि उन अदारों को फिलफौर बहाल किया जाए। अच्छा, उसके बाद ये छापा भी पड़ गया, पता भी चल गया, ये रिकॉर्ड अदल किया जा रहा था, स्कूलों को कैंसिल किया जा रहा था, और जब एमडी साहब को काम करने से रोका गया था उस दौरान ये सारा कुछ था, बंद दफ्तर में सारा कुछ हो रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? कोई डेवलपमेंट हुई? कोई सुना है कोई चेयरमैन साहब ने वज़ीर आला पंजाब को कोई लेटर भी लिखा है, ख़त भी लिखा है? जी बिल्कुल, चेयरमैन वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब ने पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। लेकिन इस मामले में मैं आपकी तवज्जो इस बात को दिलाना चाहता हूँ, एमडी में इतनी पावर नहीं है, इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं कि चेयरमैन गेट पे जाता, गेट ना खुले उसका। और ये ना सिर्फ पंजाब भर के पैप पार्टनर की तौहीन है। अब आप अंदाजा करें कि जो चेयरमैन की नहीं सुन रहे, हमारी क्या हैसियत है उनके सामने। लेकिन मैं ये आपके चैनल के तवसत से बताना चाहता हूँ, आप पार्टनर जो है पूरे पंजाब में जाग चुके हैं इंशाल्लाह, और हम इनको बताना चाहते हैं, हमने इनको 11 जुलाई तक का टाइम दिया है कि 11 जुलाई तक हमारी पेमेंट्स के मसाइल, हमारी इंक्रीमेंट के मसाइल, काला कानून जो कैंसिलेशन का है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर ना किया गया तो अब पूरे पंजाब में, पूरा पंजाब इंशाल्लाह चूक होगा। ना सिर्फ पार्टनर्स बल्कि वो 4.5 लाख असातिज़ा जो हमारे 7,800 अदारों के साथ वाबस्ता हैं, वो और वो लाखों बच्चे जिनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया वो नॉट वेरीफाइड है, मीडिया के थ्रू सड़कों के ऊपर उनको वेरीफाई करवाएंगे इंशाल्लाह। अब मुझे बताइए कि वैसे इस वक्त मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है आपको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का? जब स्कूल खुलेंगे तो कहाँ खड़ी होगी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन? देखें, स्कूल कहाँ पे खड़े हुए होंगे, तालिब इल्म कहाँ पे खड़े हुए होंगे? स्कूलों की ये पोजीशन है इस टाइम, अभी तक किताबें नहीं दी गई, जो कि एक शर्मनाक मामला है। जबकि किताबें इनके वेयर हाउस में जनवरी की आ चुकी हैं, और आज देख लें आप 7वां माह शुरू हो गया और किताबें अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। उसके बाद जो बच्चों की पोजीशन है वो तो ऑब्वियसली आप समझते हैं ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जो बच्चों की तालीम के हवाले से मामला हैं, जब वो पेरेंट्स हमसे रब्ता करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम अच्छा, दूसरी तरफ से इतलात दी जाती हैं कि अरबों रुपए जारी भी किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, तो वो आपको क्यों नहीं मिल? वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी बड़ा एक दिलचस्प इशू है कि गवर्नमेंट ने एक तरफ इनको 3.5 अरब रुपया जारी किया पार्टनर्स की पेमेंट में, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके इल्म में है कि हमारी जो कटौतियां, जो पेमेंटें रोकी हैं, ये नवंबर 2019 से रोकी हुई हैं, सही, और उसका नोटिफिकेशन किया जाता है 20 मई 2020 में। अब अंदाजा कर लें आप, यानी कि पैसे पहले रोक लिए और उसकी कानूनी कार्रवाई और उसका जो नोटिफिकेशन 6 माह बाद, सही सही, कोई इनके पास ना लीगल पॉइंट है ना कोई जस्टिफिकेशन है। ये पता नहीं कर क्या रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है कि वो अदारा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मैं समझता था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अगर हम करप्शन की बात करें तो ये एक वाहिद अदारा था जो करप्शन फ्री था। इन्होंने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया। वो CMIT रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करप्शन हुई, आप लोगों ने एडमिशंस में स्टूडेंट्स को जाहिर करने में, उनकी तादाद जाहिर करने में करप्शन की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं इस बात को, आपके चैनल के तवसत से करता हूं, और अभी तक कोई सबूत नहीं दिया गया। मैंने मिनिस्टर एजुकेशन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप हमें करप्शन के सबूत दें, हम आपसे 2 हाथ आगे होंगे, लेकिन इस तरह इल्जाम तराशी ना करें। आपके इल्म में होना चाहिए, और चेयरमैन वासिक क़य्यूम अब्बासी और पूरे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अमले के इल्म में है कि हमारे पास 3.5 लाख बच्चा 2019 से अब तक मौजूद है इदारों में, जिसकी कोई पेमेंट नहीं दी जा रही, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा रहे हैं, और 6 साल से हमारे पैसे भी नहीं बढ़ाए गए, और अब ये अलमिया हो गया कि जो पैसे तय वो भी नहीं दिए जा रहे। देखें नजम, ये एक बड़ी काबिल तशवीश सूरत हाल है। अब लोगों के इदारे बंद हो रहे हैं क्योंकि 85% बिल्डिंग रेंटेड्स हैं,
और लोगों के इदारे कैंसिल किए जा रहे हैं, ये बदमाशी की जा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपकी बार बार मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही से, उनकी रिहाइशगाह पर भी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद पंजाब असम्बली में भी उन्होंने नोटिस लिया, एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जिसमें मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के मेंबर्स भी थे, हुकूमती मेंबर्स भी थे। तो अब आप क्या समझते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही भी बेबस हैं यहाँ पर, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे? देखिए, मैं तो जितना स्टेप चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हमारे लिए लिया, मैं तो मशकूर हूँ उनका, और इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा। लेकिन अब बात यह आती है कि जब एक बंदा करना ही नहीं चाहता, पहली तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मिनिस्टर की तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो इस अदारे में जो ऑटोनमस अदारा है इतनी इंटरफेरेंस करे। सही। और फिर मैं हैरान हूँ कि हमारे जो मुल्क के जो सरबराहान हैं वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे कि जिस अदारे की वजह से जिसकी टॉप पोजीशंस आई, जिन अदारों ने मेहनत की। अब अंदाजा करें, मैं एक स्कूल की बात करता हूँ, 11 कनाल उसका एरिया, 1200 तालिब इल्म उसके अंदर, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये कहाँ का इंसाफ था? और कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, कोई सबूत पेश नहीं कर सके, बस खुद पसंदी के आलम में बैठे हुए हैं, पीछे से ऑर्डर मिल रहे हैं। आज भी हमें खबर मिली है कुछ इदारों को कैंसिल किया जा रहा है। अब ये टोपी ड्रामा देख ले, एक तरफ उनको काम करने से रोकने का मौतली का नोटिफिकेशन है, दूसरी तरफ स्टिल वो काम जारी है। तो हमारे पास सवाए कोई हल नहीं है कि हम सड़कों पर निकल आए। आप तो अब उन तमाम मुआहिदों की हैसियत क्या है जो आपने अब तक दस्तखत किए? जब भी आपने मुजाहरा किया उसके बाद एक मुआहिदा हुआ और मुआहिदे पर दस्तखत हुए, उस पर वादे किए गए, पेमेंट जारी करने की बातें की गई, उन तमाम मुआहिदों की हैसियत क्या है अदनान साहब? देखिए, मैं नजम आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम उस्ताद हैं, हमने उसके तकद्दस को हमेशा सबसे ऊपर रखा और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तरफ से पासदारी में कोई कमी नहीं रही। लेकिन हमेशा जो नाकामी का सामना करना पड़ा, वादा खिलाफी हुई, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हुई। अब देखिए, सीनियर मिनिस्टर है राजा बशारत साहब, उनकी सरबराही में ये सारा मामला हुआ और जिस तरह हमने लोगों को डिस्पर्स किया, जिस हालत में वो वहाँ बैठे थे, ये हमें पता है। और वो पूरे पंजाब के लोग जो हैं अभी भी सीख पाए इस मामलों के ऊपर। चूंकि मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अब ये इदारों का मसला नहीं है, ये गरीब बच्चे की तालीम का मसला है जिसके लिए हम निकले हैं। और इंशाल्लाह हमें नहीं पता इन्होंने क्या करना है, लेकिन मैं ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दूं, इंशाल्लाह हम इन गरीब बच्चों के ऊपर जो जलता हुआ पैफ का पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक चिराग की मानंद है, हम इंशाल्लाह उसको बुझने नहीं देंगे। चाहे वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, आप बुझने नहीं देंगे। लेकिन अगर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसके फंड्स जारी नहीं होते और यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो यकीनी तौर पे स्कूल बंद होंगे। तो ये बच्चे खप सकते हैं सरकारी स्कूलों में, बाकी जगहों पे गुंजाइश है तकरीबन। इस वक्त भी गालिबन कोई 23 से 24 लाख बच्चा तो आपके पास है। हमारे पास इस टाइम 27 लाख बच्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं पहले आपको बताऊं कि अगर गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट ही ना बनता। ये तो एक साजिश की जा रही है। अब देखिए, अभी भी अगर आप इसको एनालॉजी करें, कंपैरिजन करें, तो गवर्नमेंट के बच्चे जो है कॉस्ट उनकी ज्यादा है। हम तो 550 में बच्चों को अकोमोडेट करते हैं, इसके अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंस नहीं देती गवर्नमेंट हमें, इसके अंदर कोई टीचर्स से अलाउंस नहीं मिलता हमें। वो 550 में हमने बिल्डिंग के रेंट्स भी देने हैं, टीचर्स की सैलरीज भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है। और सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं इस बात के ऊपर, और पैफ की मैनेजमेंट की भी बड़ी कोशिशें रही हैं कि हमारे रिजल्ट टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरे पंजाब में। सही सही सही। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और नाज़रीन, हम मसलसल कोशिश कर रहे हैं कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा इस पर बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार हो। यहाँ पर कोई बात करने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग वादा भी करते हैं वो ऐन वक्त पर फ़ोन ऑफ कर देते हैं क्योंकि उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। लेकिन इशू ये है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है एक ऐसा इदारा है जिसमें इस वक्त भी आप ये कह सकते हैं कि 2.5 मिलियन पंजाब के बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। और अगर इन इदारों की पेमेंट्स ना जारी की गई, जिस तरह के बार बार वादे किए गए हैं, बार बार कहा गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा ये 25, 26, 27 लाख बच्चा जो इस वक्त पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर्स के पास ज़ेर तालीम है, वो कहाँ पर जाएगा। बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं, बार बार वादे होते हैं, बार बार उन वादों को तोड़ा जाता है और उसके नतीजे में अब उस्ताज़ा के घरों के चूल्हे भी बुझ चुके, वो भी परेशान हैं। जहाँ प्राइवेट स्कूलों के, बाकी प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताज़ा किराम परेशान हैं, वहाँ पर पैफ वाले जो हैं ज़्यादा परेशान हैं। उनको अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। जो हमारे बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, जब उस्ताज़ा ही नहीं होंगे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, जब इमारतें ही नहीं होंगी तालीम कहाँ पे दी जाएगी। ये एक सीरियस इशू है। मुझे नहीं पता कौन इसका नोटिस लेगा, वज़ीर आज़म लेंगे
वज़ीर आला लेंगे, आर्मी चीफ लेंगे, चीफ जस्टिस लेंगे, मुझे नहीं पता कौन लेगा, क्योंकि इतना मुझे पता है कि हमारे तमाम अरकान असम्बली, हमारे वुज़रा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बड़े बड़े अहदेदारों के बच्चे ज़ाहिर है 550 वाली फ़ीस वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ते होंगे, वो तो बड़ी बड़े स्कूलों में पढ़ते होंगे, वहाँ पर सब ठीक होगा, वो फ़ीसें दे रहे होंगे। बच्चा तो गरीब का है, मसला तो उस गरीब का है जिसने अपने बच्चे को 550 रुपये में म्यारी तालीम देनी है और उसको आगे लेकर जाना है। शायद कोई सुन ले, शायद किसी के दिल में दर्द जाग जाए। एक मरतबा फिर दरवाज़ा खटखटा देते हैं, दरख्वास्त कर लेते हैं। और इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आई और वो शायद सुर्खियों की सूरत में शाया भी हुई कि पंजाब में 48 डॉक्टरों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी हैं। ये एक कोरोना के माहौल में और जिस वक्त हमें डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस वक्त 4 दर्जन के लगभग डॉक्टरों के अचानक नौकरियां छोड़ देने से एक बड़ी चहमगोइयों का आगाज़ हुआ और ये समझा गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। जो डॉक्टरों ने इस्तीफ़े देकर असल में हुकूमती इक़दामात पर, हुकूमती पॉलिसियों पर और हुकूमत की तरफ से कोरोना के दौरान हिफाजती इंतज़ाम न करने पर किसी रद्द अमल का इजहार कर दिया है। जो तफसील सामने आई उसके मुताबिक यही बताया गया कि इस्तीफ़ा देने वालों में 32 डॉक्टरों का ताल्लुक़ लाहौर से है। मेयो अस्पताल से 14, चिल्ड्रन से 8, जिना से 7 डॉक्टर जो है मुस्तफ़ी हुए हैं। इनमें ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। तो फिर बड़ी कन्फ्यूजन फैली, बड़ी अफवाहें फैली और ये समझा गया कि अब कोई बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है और हुकूमत इससे एक्सपोज हुई है। लेकिन जब ख़बर की तहकीक की गई तो हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकले, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बड़ा रिलीफ महसूस हुआ कि वजूहात वो नहीं हैं जो बयान की जा रही हैं, तासुर वो नहीं है जो दिया जा रहा है। मियां मोहम्मद नवीद सीनियर हमारे रिपोर्टर हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर रंग के, न्यो के, नई बात के, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने तहकीक की, इन्होंने जाना, इन्होंने पता किया कि सारी सूरत हाल है क्या और ये जो 48 डॉक्टर हैं जिनमें से तकरीबन 32-33 ख़वातीन भी हैं, लाहौर से ही बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स शामिल हैं। ये अचानक जो इन्होंने छोड़े तो ये समझा था कि डॉक्टरों ने बगावत कर दी, डॉक्टर छोड़ के चले गए। बड़े गम और गुस्सा है डॉक्टरों में कि हमने तो PTI के लिए बड़ी कंपेन चलाई थी, कहा था वोट भी दो और ठप्पे भी लगाओ दवाई खाने के साथ साथ। तो अब ये समझा गया कि ये कोई तहरीक शुरू हो रही है डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन जब आपने तहकीक की तो मामला कुछ और निकला है। नजीब भाई, एक तो ये है कि ये जो लोग हैं इन्होंने मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े नहीं दिए, ये मुख्तलिफ तारीखों में मुख्तलिफ डेट्स में इन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इसकी कोई एक वजह नहीं है कि हम यही कह देंगे ये जो हुकूमत का जो रवैया है उससे ये नाला होकर इन्होंने इकट्ठे होकर मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े दे दिए। 2-3 वजूहात हैं। एक वजह ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो माहौल है और जहाँ पर जो सूरत हाल है इसके मुताबिक जो है लोग बाहर भी गए हैं। जो अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कोरोना से पहले वो लोग जा चुके थे, डॉक्टर जा चुके थे। एक और इसकी वजह ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ढाक पर तैनात थे और ढाक की वजह से उनको जो है वो जब रेगुलर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नौकरी मिली तो फिर जो है वो उनको वहाँ पर जो है वो एडजस्ट जब किया रेगुलर तो उनको ढाक नौकरी के ऊपर इस्तीफ़ा देना पड़ा। और तीसरी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें कुछ ख़वातीन भी हैं शादी के बाद जो है वो शायद नौकरी छोड़ देती हैं, ये भी एक छोटी सी वजह हो सकती है। और इसके बाद एक और बड़ी वजह, जो ट्रेनिंग पर जाते हैं स्पेशलाइजेशन करने के लिए ऐसे डॉक्टर्स, वो भी इसमें शामिल है। तो ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ वजूहात हैं। और उसमें एक वजह ये भी हो सकती है नजम वली कि यहाँ पर ऐसे नजम साहब ऐसे डॉक्टर्स जो यहाँ पर वाकई नाला है इस सिस्टम से, वो बाहर जो है वो चले जाते हैं, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये 3 से 4 ऐसी वजूहात हैं जो जिसको कल शायद कोरोना के साथ जोड़ा गया। कोरोना के साथ इसको हरगज़ नहीं जोड़ा जा सकता नजम साहब। इसका सबसे बड़ा जो है वो मसला मैं आपको बताऊँगा, जो इसकी तारीखें हैं जो नोटिफिकेशन की, वो आप देख लें। ये सारी तकरीबन जो है अक्सरियत कोरोना से पहले जो है लोग ये अच्छा, इसमें जो कन्फ्यूजन बयान की जा रही है नवीद साहब वो ये है कि जिस वक्त दरख्वास्तें दी गई, छोड़ी गई, वो तो मुख्तलिफ मुद्दत की, लेकिन जब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो एक इकट्ठा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उनकी मंजूरी के हवाले से जब वो सामने आया तो लगा कि इकट्ठे ही 48 डॉक्टरों ने इस्तीफे दे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इकट्ठे नहीं थे, ये इन्होंने एक साथ जो थे ये उन्होंने नहीं दिए, ये बारी बारी करते रहे। लेकिन ये इनकी जो हमारे जनाब क्लर्क माफिया है
और जो ब्यूरोक्रेसी है ये उनकी गफलत और नाहली है कि उन्होंने जब कोई इस्तीफ़ा देता है उस फाइल को पेंडिंग रखते हैं। ये जो कई महीनों से जिन डॉक्टर्स ने इस्तीफ़े दिए थे, अगर उसके साथ साथ ही ये उनको कबूल कर लेते और उनका नोटिफिकेशन कर देते तो ये इनको इकट्ठा नहीं करना पड़ना था। तो इन्होंने देखा इनका काम इकट्ठा हुआ है तो इकट्ठा ही इन्होंने जो है अपनी एक काम कम करने के लिए और अपनी फाइल वर्क कम करने के लिए इन्होंने एक ही नोटिफिकेशन बना दिया। और जब वो मीडिया के अंदर आया तो बहुत सारे हमारे जो है वो आपको पता है अक्सर मीडिया में भी कहते हैं, खुद हुकूमती ज़राए कहते हैं कि एंगलिंग कर दी गई। वो एक सनसनी इसमें ये फैलाई गई जी, कोरोना का खौफ और जो है वो मसीहा जो है वो, इसमें आप देखें कि चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर हैं, चलो म्यू का मान लेते हैं जी, म्यू अस्पताल में है, वहाँ पर कोरोना सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज आते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में इतने चिल्ड्रन में नहीं है, वहाँ पर जो है वो लोग जो ड्यूटी कर रहे थे वो वैसे तहरीक चलती है तो उसमें मर्द डॉक्टर आगे होते हैं, ख्वातीन डॉक्टर्स उतनी नहीं होती। और मेरे पास जो तादाद है उसमें 26 ख्वातीन और 22 मर्द डॉक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा ख्वातीन जब इस्तीफा दे रही हैं तो हो सकता है कि उनकी शादी होगी हो, वो ये भी एक वजह है क्योंकि बैरून मुल्क जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। नबी साहब इसके बाद तो फिर बड़ा रिलीफ महसूस हुआ होगा पीटीआई के खिलाफ एक जो अचानक प्रोपेगेंडा उठा और हुकूमत पर उठा कि वो उसके खिलाफ एक फजा बनने लगी है, वो तो बड़ा सुकून में आगे होंगे। नजम भाई, ये किसी ने प्रोपेगेंडा किया नहीं, ये महकमे की अपनी गफलत। देखें, एक अगर आप सोशल मीडिया पे तो ये शोर पड़ गया था, बिल्कुल आप अगर एक दो अखबारात मैंने देखा उन्होंने बाकायदा लीड स्टोरी बनाया। बिल्कुल, जब कच्चे डॉक्टर्स होंगे इस्तीफा देंगे, लेकिन इससे एक तासर तो ये जरूर जाता है और वो रियलिटी भी है। डॉक्टर्स की कमी जो है वो तो सामने आई है ना। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए जो एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, जो एक शोर मचा था, उस पर रिलीफ ज़रूर है। डॉक्टर जिन्होंने यहाँ पर 48 डॉक्टर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिनमें से 32 लाहौर के थे, इनमें से 26 ख्वातीन थी, 22 मर्द थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, ख्वातीन ऐसी हैं जिनकी शादियाँ हो गई, दूर दराज इलाके में ड्यूटियाँ थी, नहीं करना चाहते थे, बैरून मुल्क मुंतकिल होना वो एक अलहदा मसला है, कन्फर्मेशन ना होना अलहदा मसला है। मसाइल कुछ और थे, नोटिफिकेशन क्लर्कों ने एक दिन कर दिया, वो लगा कि शायद कोई कंपेन बन गई है, इकट्ठे डॉक्टर छोड़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये सब मामूल का काम था। आज के प्रोग्राम में इसी वजाहत के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।